नमस्कार, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं 2 दिन बीच में नहीं आ पाई, काम बहुत था और मैं नागौर गई हुई थी, इसलिए आप उन चीज़ों को जो पीछे छूट गया है उसको मैं कोशिश करूँगी आपको पूरा कराने के लिए। तो आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, वो टेक्सटाइल का पहला चैप्टर है, टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी। वस्त्र विज्ञान परिधान का जो पहला अध्याय है वो आपका टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी है और आपको इसके टर्मिनोलॉजी को जानना आवश्यक है। मतलब टेक्सटाइल के शब्दावली क्या है। जब आप शब्दावली समझ जाएंगे, टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे, तो क्या कह रहा है सेंटेंस और क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसका बड़े आसानी से आप आंसर दे सकेंगे। तो चलिए आज मैं बगैर समय गंवाए हुए टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। पहला है पॉड्स, कोये। कोये किसको कहते हैं? क्या है कोया? प्यारे बच्चों, कपास के पके हुए फल को कोया कहा जाता है। कपास के पके हुए फल को क्या कहते हैं? हम कोया कहते हैं। दूसरा है ओटना। ओटना इसमें एक कहावत भी है, आप सुने भी होंगे, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब बिनौलों, ओटना का मतलब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गिनिंग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? गिनिंग। तो ओटना का मतलब क्या होता है? बिनौलों को कपास के रेशों से अलग करना। बिनौले होते हैं, कपास के बीज को हम बिनौला बोलते हैं, ठीक है। कपास के बीज को बिनौला बोला जाता है और कपास के बीज को रेशों से अलग करना या बिनौलों को अलग करना। अंग्रेजी में बोलोगे तो सीड्स को अलग करना। दोनों बच्चे समझ आए, हिंदी मीडियम के, अंग्रेजी मीडियम के। जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय परीक्षा देने जा रहे हैं और जिनके कोर्स में टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, उनके लिए ये तो पढ़ना नितांत आवश्यक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इनमें से कई क्वेश्चंस आते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को डेप्थ में समझ लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। जैसे कई बार आ जाता है फेल्टिंग एग्जामिनेशन में, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि उन्हीं रेशों को बुनना होता है या उनको दबाना होता है या उनको किस तरह से तैयार करना पड़ता है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए बात को? तीसरा है गांठे लगाना। गांठे लगाने का मतलब क्या होता है? कपास के रेशों को बांध करके गठरी बना देना। गांठे लगाना मतलब ये अपन जैसे धागों का गांठे लगाते हैं, तो धागों का गांठे का से नहीं है। मतलब क्या है इसका कि बेलिंग का मतलब कपास के रेशों को बोरी में बांध करके या टाट में बांध करके या प्लास्टिक की बैग्स में बांध करके उसको गांठे लगाना, उसको कहते हैं अंग्रेजी में बेलिंग, हिंदी में बोलते हैं गांठे लगाना। कंघी करना, कॉम्बिंग, ये भी एग्जामिनेशन में आते हैं। कंघी करने से क्या होता है? बड़े रेशे छोटे रेशे से अलग हो जाते हैं और रेशे समानांतर हो जाते हैं। रेशों की जो प्रकृति है वो समानांतर हो जाती है और साथ ही उसमें अगर कोई धूलकण रह गया है, कोई और वर्ज्य पदार्थ रह चुके हैं उसमें, वो भी कंघी करने से अलग हो जाते हैं। जैसे आप बालों को झाड़ते हो, कंघी करते हो बालों को, है ना, तो टूटे हुए बाल अपने अलग हो जाते हैं और बाल हमारा क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है, समानांतर हो जाता है। कंघी इसलिए तो करते हैं हम। तो कंघी करना कपास के रेशों के लिए, जूट के रेशों में इनमें किया जाता है, लिनन के रेशों में किया जाता है, ताकि छोटे रेशे बड़े रेशे से अलग हो जाएं। और पहले भी मैंने बताया था, बड़े रेशों से कीमती वस्त्र बनाए जाते हैं, उत्कृष्ट श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं। और जो छोटे रेशे होते हैं, जिसको हम स्टेपल कहते हैं, उससे निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे झाड़न का कपड़ा, दरी का कपड़ा, किचन में उपयोग में लेने वाला कपड़ा, ये सब छोटे रेशों से बनते हैं। और जो आपके सूट बनते हैं, अच्छी महंगी साड़ियाँ बनती हैं कपास के रेशों की, सूती साड़ियाँ, वो सब लंबे रेशों से बनते हैं। तो कंघी करना उसकी एक प्रक्रिया है। जब हम कपास के रेशों को पढ़ाएंगे, आपको कपास रेशों से कैसे वस्त्र बनाया जाता है, हाउ यू विल मैन्युफैक्चर क्लोथ्स फ्रॉम टेक्सटाइल, फ्रॉम कॉटन फाइबर्स, सूती वस्त्र रेशों से कैसे सूती वस्त्र निर्माण प्रक्रिया की जाती है, तो इसके जो चरण हैं उसमें कंघी भी एक स्टेप आता है।
और कब किया जाता है? जब आपको उत्कृष्ट प्रकार के वस्त्र बनाने हैं, बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का अगर आपको क्लोथ्स बनाना है, तब कंघी करना अनिवार्य होता है, जिससे कि आपके लंबे रेसे छोटे रेसों से अलग हो जाते हैं। और एक टर्म है धुनाई। धुनाई, कार्डिंग जिसको बोलते हैं। धुनाई क्या होता है? रेसों से धूलकण, मिट्टी, बीज, पत्ते आदि अशुद्धियों को हटाना। तो कॉम्बिंग करने से पहले कार्डिंग की प्रक्रिया की जाती है। कॉम्बिंग से पहले कार्डिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिसको कहते हैं हम धुनाई। धुनाई के दौरान जो भी रेसों में आपके धूलकण है, पत्तियां हैं, बीज है या अन्य कोई भी अशुद्धियां हैं, तो आप देखते हो कि धुनाई के दौरान बाहर निकल जाता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया आप देखते होंगे घर में भी, जब आप रजाई भरवाते हैं या गद्दे भरवाते हैं और आपने रुई का भरवाया होगा और आपने अगर धुनाई करने वाले को देखा होगा मशीन में करते हुए, या आप बुला के करवाते हो, तो वो देखते हो कि जब जुलाहा आता है, जो बुनकर है वो धुनने का भी काम करता है, क्योंकि वस्त्र को जो रुई है, अगर रुई को नहीं धुनेगा तो उसके अंदर गंदगी रह जाएगी, पत्तियां रह जाएंगी, सीड रह जाएंगे। तो उसको धुन करके फिर उसको भरता है वो रजाई में और फिर उनकी सिलाई करता है। मशीन से भी ये प्रक्रिया की जाती है। धुनाई का मतलब होता है रेसों से धूलकण, मिट्टी और बीज, पत्ते और अन्य शुद्धियों को अलग कर देना। ठीक है। इसके बाद आता है ब्लेंडिंग। आपने नाम सुना होगा ब्लेंडेड क्लोथ्स, मिश्रित वस्त्र, जैसे कॉटसूल, कॉटन और ऊल, टेरिकॉट, टेरिलिन और कॉटन, टेरी ऊल, टेरिलिन और ऊल। ब्लेंडेड मतलब विभिन्न प्रकार के रेशों को मिला देना। कॉटन के रेशों में ऊन मिला देना, टेरिलिन के रेशों में ऊन मिला देना, वो कहलाता है ब्लेंडेड। और फूड की क्रिया में अगर कोई चीज़ को मिला देते हो तो हो जाता है मिलावट। तो उसको क्या कहते हैं? अडल्टरेशन। फूड साइंस वाले समझ ले। क्लोथिंग टेक्सटाइल में मिलावट अगर की जाती है, एक रेशे से दूसरे रेशे को मिलाते हैं, तो ब्लेंडेड कहलाता है। और यही चीज़ अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन में देखते हो तो वो अडल्टरेशन कहलाता है। जैसे दूध में पानी मिला देना, घी में डालडा मिला देना, तो वहाँ अडल्टरेशन हुआ। और यहाँ ब्लेंडेड हुआ, याद रखना। मतलब विभिन्न प्रकार के रेशों को मिलाना। इसके बाद आता है पोनी बनाना। पोनी बनाना, छोटी छोटी, हम लोग भी देखे हैं अपने टाइम में, इतनी एक उंगली के बराबर पोनी बनती थी और इतनी लंबी होती थी। पोनी का मतलब क्या होता है कि जब कताई करते थे और रुई से रेशा से धागा बनता था, तो उसके पहले पोनी बनाना पड़ता था, ताकि तकली से सूत काटते समय आसानी हो। तो ये कितने बड़े होते थे? 6-6 इंच के होते थे, इतने बड़े होते थे और एक उंगली के समान मोटे होते थे। मैंने भी काटा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में रोज़ का चलन था कि प्रारंभ के जो आपके 10 बजे वाला क्लास होती थी, उसमें पहली क्लास में यही होता था कि तकली ले जाओ और पोनी से आप फटाफट सूत को काटो। तकली को ऐसे घुमाते थे, घूमता था और सूत लंबी लंबी हो जाती थी। फिर सप्ताह में उसे जाके जमा कराना होता था। तब भारत आज़ादी हुआ था और गांधी जी का चरखा आप सब जानते हो। उस समय स्वराज की बड़ी जोर शोर थी और सभी के घरों में लगभग सूत काटने का काम किया जाता था। आज भले वो उठ गया है, चरखा आ गया और आपके ख़त्म ही हो गया चरखा अपने यहाँ से। सोचो, तकली भी शायद आप लोगों ने देखा होगा, चित्रों में देखा होगा, पर हमने तो तकली देखा भी है। तकली से सूत भी काटने का काम किया है। तो पोनी बनाना होता है सूत काटने से पहले, रुई का। इसके बाद आता है कताई, धागे का निर्माण करना। अभी मैंने बताया जब पोनी बनती है तो पोनी से फिर पोनी को तकली में फंसा देते हैं, उसको हुक जैसा रहता है और इसको ऐसा करके नचाते हैं, तो घूमते जाता है और लंबी लंबी धागे बन जाता है। उसको कहते हैं स्पिनिंग। क्या कहते हैं उसको? स्पिनिंग। कताई करने के, धागे का निर्माण करना स्पिनिंग कहलाता है। इसके बाद एक टर्म है परिसज्जा। आप सब जानते हो, आप लिखते भी हो मुझे, मैडम परिसज्जा के डिफरेंट टाइप्स मुझे समझा दीजिए।
समझा दूंगी, कल की वीडियो में समझा दूंगी। परिसज्जा, ठीक है। परिसज्जा का मतलब वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। जब वस्त्र बनके तैयार होता है, मिल से बनकर तैयार होता है वस्त्र, तो इस रूप में नहीं रहता है कि उसको आप काम में ले सको। तब उसकी विभिन्न रूप देने के लिए, उसको सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए उसमें प्रक्रिया की जाती है। जैसे मर्सराइजिंग हो गया, सेंफोराइजिंग हो गया, सिंजिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ मैं कल बताऊंगी। तो फिनिशिंग का मतलब क्या हुआ, परिसज्जा का मतलब हुआ वस्त्र को प्रयोग करने के लिए अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया, ताकि जब मार्केट में वस्त्र आए तो आराम से बिक जाए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सिकुड़न। सिकुड़न देखते हो, श्रिंकेज। क्या है सिकुड़न? वस्त्र का छोटा हो जाना। कॉटन वाले वस्त्र में जो निम्न कोटि के कॉटन के सूती वस्त्र होते हैं, कॉटन के वस्त्र होते हैं, उसमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। वस्त्र क्या हो जाता है, छोटा, सिकुड़ जाता है। तो सबसे पहले जब हम अगर सूती वस्त्र से हम परिधान तैयार करते हैं, सलवार सूट तैयार करते हो या शर्ट तैयार करते हो या फ्रॉक तैयार करते हो, तो सबसे पहले उसको धो लेना चाहिए, ताकि उसको जितना सिकुड़ना होगा, अगर वस्त्र मान लो कि लंबाई में 36 इंच है, तो सिकुड़ने के बाद थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और अगर वस्त्र थोड़ा सा, सलवार थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो पहनने में असुविधा लगती है, अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से आपने फ्रॉक बनाया या जो भी आपने परिधान बनाया या इवन रजाई का खोल बनाया, तो धोने के बाद वो भी छोटे हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले उसको, उस प्रक्रिया को छोटा ना हो, उसके लिए परिसज्जा की जाती है, सिकुड़न से बचाने के लिए, ठीक है। इसके बाद है सिलवट प्रतिरोधकता, क्रीज रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, वस्त्र पर सिलवटें नहीं पड़ना। क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े में अक्सर देखोगे कि सिलवटें पड़ जाती हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, सिलवटों को रोकने के लिए क्या करते हैं, प्रेस करना पड़ता है। धोते हो, प्रेस करते हो, तो सिलवट, क्रीज हट जाता है उसका। और जो सिंथेटिक वस्त्र हैं उनमें क्रीज नहीं पड़ता है। जैसे आप जो भी सिंथेटिक के कपड़े पहन रहे हो, चुन्नियाँ हैं या साड़ी है या सूट है, उसमें ये गुण स्वतः विद्यमान रहता है। लेकिन जो कपास के रेशे हैं, मतलब कि आपके सूती वस्त्र हैं, तो एक बार या दो बार पहनते हो तो तुड़ मुड़ जाते हैं, जहाँ से पहनोगे वहीं तुड़ मुड़ जाएंगे। जैसे आपका कोहनी वाला है, तो ये हिस्सा से आप देखोगे कोहनी वाला हिस्सा बन जाता है, यहाँ से भी हो जाता है, ठेहुने से भी हो जाता है। तो जहाँ आप जिस जगह पर बैठते हो उस जगह पर ये चीज़ें आपके देखने को मिल जाती हैं। सिलवट प्रतिरोधकता। इसके बाद आता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता किसको कहते हैं, क्या है प्रत्यास्थता, आपको पता होगा। प्रत्यास्थता का मतलब होता है रेशों की पुनः आकृति प्राप्त कर लेना, अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाना। ये कहलाता है एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी का मतलब है जैसे वस्त्र को आपने खींचा, अब खींचने के बाद अगर वो अपना मौलिक रूप ग्रहण कर लेता है, तब तो उसमें प्रत्यास्थता की अच्छी गुण पाया जाता है। अगर वो मौलिक गुण नहीं प्राप्त किया, वैसे के वैसे रह गया, तो प्रत्यास्थता का अभाव पाया जाता है। तो इसमें आप देखो कपास के रेशों में प्रत्यास्थता का अभाव होता है। खींच दोगे तो वापिस वो अपने मूल रूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। और सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता का गुण जो होता है वो रेयन, जो आपका सिंथेटिक वस्त्र है ना, उनमें मिलता है, नायलॉन में मिलता है। प्रत्यास्थता गुण रेशमी वस्त्रों में भी मिलता है, इसमें नो डाउट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर होगा तो नायलॉन में है। इसीलिए नायलॉन रेशों से ही आपके मोजे, आपके अंडरगारमेंट्स तैयार किए जाते हैं, कि जैसे ही आप उसको पहनते हो आपके बॉडी के अनुरूप आकर के फिट हो जाता है, और खोलते हो तो वापस बाहर निकल जाता है। तो आप देखो कि ऊनी रेशा और रेशमी रेशा, इनमें भी प्रत्यास्थता का खूब अच्छा गुण पाया जाता है। आप ऐसी भी रेशमी रेशों को पहनने के बाद अगर आप टांग दो, हैंगर में रख दो, तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि उस सिलवटें उसकी जो है वो स्वतः खत्म भी हो जाती हैं, और अपने जो उसका प्रत्यास्थता का गुण है उसके कारण वो अपनी पूर्व जैसी उसका आकार और रचना हो जाता है। उनमें भी ये गुण पाया जाता है।
लेकिन अगर ऊन को बहुत अधिक खींच दिया जाए तो फिर वो विकृत भी हो जाता है, ये भी देखने को मिलता है। तो नायलॉन के रेशों में, जो सिंथेटिक रेसे हैं उनमें नायलॉन है, उनमें प्रत्यास्थता का बहुत अधिक गुण पाया जाता है। इसके बाद आता है अपघर्षण। रेशों पर वस्त्र की रगड़ और घर्षण करने की क्षमता कहलाता है अपघर्षण। वस्त्रों पर रगड़ और घर्षण की क्षमता क्या कहलाता है? अपघर्षण। ये कॉटन के रेशों में खूब पाया जाता है, अद्भुत गुण होता है इसमें। कॉटन के रेशों में अपघर्षण की क्षमता का अद्भुत गुण है इसमें। अब चाहे कॉटन के रेशों को ब्रश से रगड़ो, खूब रगड़ के खींचो, कुछ भी कर सकते हो। इवन ठोक ठोक करके, हम चादर होता है सूती का, तो डंडे से कूट कूट करके उसको धोते हैं ये, लेकिन यही गुण रेशमी रेशों में नहीं पाया जाता है, रेशमी रेशों में कम होता है। अगर आप रेशमी वस्त्रों को रगड़ के धोया तो रेशमी वस्त्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कोमल होता है। और कपास के रेशों को जैसे चाहो वैसे आप धो सकते हो, क्योंकि उसमें अपघर्षण का प्रकृति द्वारा दिया हुआ अनोखा गुण विद्यमान रहता है। इसके बाद एक टर्म आता है रेटिंग। रेटिंग का मतलब क्या हुआ? मुलायम करना। मुलायम से मतलब तने से छाल को अलग करने की प्रक्रिया। तो ये किस में मिलता है? ये जूट में और लिनन के रेशे, जो तने वाले रेशे हैं। मैंने रेशों का वर्गीकरण में पढ़ाया था आपको कि जिन रेशों में, जिनके रेशे तने से निकाले प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट के स्टेम से प्राप्त होते हैं, उनमें ये रेशे रहते हैं। तो उसका जो बार्क है, छाल है, उसको अलग करना पड़ता है, और फिर अलग करने के बाद उसमें से रेशे निकाले जाते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए या तो प्लांट को उखाड़ करके पानी में गलाते हैं या ओस में गलाते हैं, अथवा नमी के माध्यम से उसके रेशे को गलाते हैं, जिससे कि छाल गल जाता है। और गलने के बाद स्टेम के अंदर जो पैक्टिन है, जिसके कारण रेशे उसके साथ चिपके हुए हैं, वो ढीला हो जाता है, फिर रेशों को खींच करके अलग कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं रेटिंग। ये क्रिया आपको लिनन के रेशों में, जूट के रेशों में देखने को मिलती है। जब मैं जूट का पढ़ाऊंगी या लिनन पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको ये प्रक्रिया डिटेल्स में बताऊंगी कि कितने प्रकार से हम रेटिंग कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं मुलायम करना। इसके बाद एक आता है कताई और झड़ाई, सियरिंग एंड ब्रशिंग। एक टर्म है सियरिंग और ब्रशिंग का, कताई और झड़ाई का। ये क्या होता है? भेड़ के शरीर पर से बाल को उतारना, इसको कहते हैं हम सियरिंग एंड ब्रशिंग। भेड़ के शरीर पर से बाल को अलग करना। तो ये ऊन निर्माण प्रक्रिया में आपके काम आते हैं, और ऊन निर्माण प्रक्रिया में आपको डिटेल्स में आपको समझाऊंगी। इसके बाद होता है खींच कर निकालना, ड्रॉइंग आउट। धागे को महीन और भी अधिक महीन करना, उसको कहते हैं ड्रॉइंग आउट। जब हम धागा तैयार करते हैं तो धागा मोटा होता है। ये एक प्रक्रिया की जाती है नायलॉन के रेशों को बनाने के समय, या पॉलिस्टर के रेशे जब बनाते हैं तो ड्रॉइंग आउट की प्रक्रिया की जाती है। जैसे नायलॉन के रेशे जब स्पिंडेट से निकलते हैं तो छोटे होते हैं, और अपनी मूल लंबाई से इसे 6 से 8 गुना तक आप खींच करके लंबा कर सकते हो। मतलब जो रेशे मशीन से निकल करके आपके 6 इंच के आ रहे हैं, उससे आप 36 से 40 इंच तक लंबा कर सकते हो। उसको कहते हैं ड्रॉइंग आउट। खींचना, उसको खींच करके उसको लंबा करते जाना, ये ड्रॉइंग आउट प्रक्रिया। ये नायलॉन का जब हम धागे तैयार करते हैं, तब उस समय ड्रॉइंग आउट की प्रक्रिया की जाती है, रेशों को खींचना। तो ये ड्रॉइंग आउट है। इसके बाद आता है नमदा। एक एग्जामिनेशन में अभी भी आया था, आपने देखा होगा टीजीटी में। कई बच्चों ने मुझसे पूछा क्या होता है मैडम? नमी, ताप और दाब द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझा कर जमाना। ये खास करके दरी बनाने में काम आता है। दरी और कालीन जब बनाते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं, वेस्ट रेशे हैं, फेंकने वाले योग्य होते हैं, तो उनको क्या करते हैं? नमी, ताप और दाब द्वारा उसको जैसे प्रेस करते हैं उसी तरह से उसको बिछा देते हैं रेशों को, और फिर रोलर के द्वारा उस रेशों को जमा देते हैं। तो उसमें
एक टर्म से आया था कि बुनाई के द्वारा करते हैं या इसे जमाने का काम करते हैं। तो बच्चे ये जमाने का काम करते हैं। नमी, ताप और दाब के द्वारा रेशों को फैला दिया जाता है, फिर रोलर के द्वारा उसको दबा दिया जाता है। इससे कालीन और आपकी दरियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं नमदा, फेल्टिंग। और फेल्टिंग से आजकल कोट भी बनने लगे हैं सुंदर सुंदर, सर्दियों के ड्रेसेज भी बनते हैं। फेल्टिंग से आपको चादर भी बनती है, शॉल भी बनने लगे हैं फेल्टिंग प्रोसेस से। एक आता है इसमें खींचा ऊन, पुल्ड उल। पुल्ड उल क्या होता है? मृत भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन को हम पुल्ड उल बोलते हैं। मतलब जो रेसे, जो जैसे भेड़ मर गई, बकरियां मर गए या कोई जानवर मर गया, तो लोग क्या करते हैं, मरने के बाद भी उसके शरीर से रेशों को अलग कर लेते हैं, खींचते हैं कुछ रासायनिक पदार्थ को डाल करके, जिससे कि वो मुलायम हो जाता है और फिर उसको खींच दिया जाता है। तो उसको कहते हैं खींचा हुआ ऊन, पुल्ड ऊन। ठीक है, तो आज मैंने आपको इतना बताया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त। बाय बाय बेटे। कमेंट जरूर करना, कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपको कितनी समझ में आई और आपने क्या किया।